नमस्कार। सीएसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में आचार्य शुक्ल जी के मनोविज्ञान विषयक निबंध और सैद्धांतिक समीक्षात्मक निबंधों पर चर्चा की थी। उन निबंधों की क्या विशेषताएं रही, कौन से निबंध लिखे गए, चिंतामणि भाग 1 में जो संकलित रहे, उस पर चर्चा की। अब इस व्याख्यान में हम बात करेंगे उनके व्यावहारिक समीक्षात्मक निबंधों पर। निबंध के लेखन के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा, इस पर चर्चा करेंगे और शुक्ल जी के निबंधों की भाषा शैली कैसी है, इस पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं चिंतामणि भाग 1 में जो उनके व्यावहारिक समीक्षात्मक निबंध संकलित है, उसकी बात करते हैं। इसमें 3 निबंध हमें मिलते हैं, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। इन 3 निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने तुलसी, जायसी और सूरदास, इन तीनों की ग्रंथावलियों का भी संपादन किया और भूमिका में विस्तार से तुलसी दास के बारे में, जायसी के विषय में और सूरदास के विषय में, जो एक आलोचनात्मक दृष्टि से, तर्कपूर्ण दृष्टि से निबंधात्मक रचना की, वह भी उनके हम व्यावहारिक समीक्षात्मक निबंधों में गिन सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर उन्होंने जी व्यावहारिक निबंध की रचना की, तो उसमें उन्होंने हरिश्चंद्र जी की निबंध कला को लेकर, भाषा के विषय में उनके जो विचार रहे, नई चाल में ढलने की जिस बात की हरिश्चंद्र कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषिक विशेषताओं को लेकर, उनकी विषयगत विशेषताओं को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर जो निबंध रचना की, वह अद्भुत है। ऐसे ही तुलसीदास के भक्ति मार्ग को लेकर और मानस की धर्मभूमि को लेकर जो वे बात करते हैं, वे अद्भुत है, अप्रतिम है। और जो एक समीक्षा परक दृष्टि सामने रखते हुए साहित्य की वो समीक्षा प्रस्तुत करते हैं, वे परवर्ती आलोचकों के लिए एक आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करते चले जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहासकार हुए रामचंद्र तिवारी, वे उनकी व्यावहारिक समीक्षा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि शुक्ल जी की व्यावहारिक समीक्षा आलोच्य वस्तु के मर्म का उद्घाटन ही नहीं करती, वरन उसकी तात्विक व्याख्या करके उसे अभिनव महिमा से मंडित भी कर देती है। कि जिस भी विषय को वे उठाते हैं, आलोच्य वस्तु से जिस भी विषय को वह उठाते हैं, उसकी पूर्णता, उसके विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न दृष्टियों से विचार करते हुए उसकी व्याख्या करते चले जाते हैं और साथ में एक अभिनव दृष्टि प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये व्यावहारिक निबंधों की विशेषता रही है। आचार्य शुक्ल जी ने जो निबंध लेखन किया, उनके पीछे क्या उद्देश्य रहा, चाहे वो सैद्धांतिक निबंध रहे या व्यावहारिक निबंध रहे या मनोविज्ञान पर निबंध रहे, उनके पीछे उनका एक मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति और समाज के साहित्य के संबंध के विषय में सारगर्भित मौलिक चिंतन प्रस्तुत करना। कैसे? सैद्धांतिक स्तर पर और व्यावहारिक स्तर पर। साहित्य समाज से जुड़ा हुआ है, साहित्य समाज का ही अंग है, समाज का ही प्रतिबिंब है, और व्यक्ति और समाज से साहित्य का संबंध कैसा है, इस पर एक चिंतन पूर्ण दृष्टि से विचार करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। और शुक्ल जी का अपना जीवन का अनुभव गहरा रहा है, बहुआयामी रहा है, तो स्वानुभूत जो जीवन सत्य रहा है, उसे वे अपने निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत करते चले जाते हैं। पाठकों के समक्ष स्वानुभूत जीवन सत्य की प्रस्तुति करते चले जाते हैं। और शुक्ल जी का एक और उद्देश्य रहा, क्योंकि वे समय था जब हिंदी भाषा साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थान बना रही थी।
40 वर्ष के लगभग हुए थे, 40-45 वर्ष हिंदी में लेखन, गद्य लेखन प्रारंभ हुआ था। तो उस हिंदी भाषा की शक्ति का सर्वतोन्मुखी विकास करना यह शुक्ल जी का एक उद्देश्य था कि जो इनसे पूर्व निबंध लेखन या कहानी उपन्यास लेखन हो रहा था, वहाँ भाषा में एक अनगढ़ता थी, भाषा में एक परिष्कृति नहीं थी, वह व्याकरणिक भी दोष थे, वाक्य संरचना भी एक अनगढ़ लिए हुए थी, एक स्वाभाविक रूप में थी। तो भाषा की शक्ति को बढ़ाना, उसमें परिष्कृति लाना, उसका एक संयमित रूप, एक प्रौढ़ परिष्कृत रूप प्रस्तुत करना, यह भी शुक्ल जी का एक उद्देश्य रहा। और शुक्ल जी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी और पूरा अपना जीवन हिंदी साहित्य सेवा के लिए समर्पित रहा। और उस समय विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाने की समस्या थी। उससे पूर्व फोर्ट विलियम कॉलेज में जो पाठ्य पुस्तकें लगाई गई थी, उनका वह स्तर नहीं था जो उच्च शिक्षा के लिए लगाया जाए। अब जो कहानी उपन्यास आदि की रचना हुई, वह उस स्तर के नहीं थे कि पाठकों को आकर्षित कर सके या उच्च शिक्षा के लिए में उनका निर्धारण किया जाए। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा दायित्व था। तो उच्च शिक्षा के लिए एवं उत्कृष्ट कोटि के निबंध की रचना करना, जिनकी असाधारण शैली या गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े। मतलब उन निबंधों को देखकर पढ़ करके पाठकों को लगे कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ ऐसी शक्ति है जो उनके मानसिक उद्वेलन को पैदा कर दे, जिनमें अर्थ वैचित्र्य हो और भाषा शैली का नूतन विकास जहां पर दिखाई दे। तो इस तरह से एक ये दायित्व था जिनके कारण ये निबंध लेखन की ओर अग्रसर हुए। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों को, निबंध रचना का उद्देश्य माना है मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों की छानबीन, कि जो मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक वृत्तियां हैं, उनको कैसे ढूंढा जाए, कैसे निकाला जाए, उनकी छानबीन की जाए और उनको निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। यह भी एक उद्देश्य रहा। तो अभी हमने जो निबंधों की बात, आचार्य शुक्ल जी के मनोविज्ञान परक निबंध या सैद्धांतिक निबंध, व्यावहारिक निबंधों की चर्चा की, उन निबंधों की भाषा शैली कैसी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल जी ने साहित्यिक प्रांजल भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में हिंदी का प्रौढ़ परिष्कृत रूप दिखाई देता है। एक उदाहरण देखते हैं। शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध निबंध है उत्साह, जो विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी निर्धारित है। इस निबंध में हम उनकी भाषा का एक रूप देख लेते हैं। फलात्मक उत्साही असफल होने पर खिन्न और दुखी होता है, पर कर्मासक्त उत्साही केवल कर्मानुष्ठान के पूर्व की अवस्था में हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। फल भावना प्रधान तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है। अब आप इस छोटे से अनुच्छेद में देखेंगे कितने अधिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। फलासक्त, उत्साही, असफल, कर्मासक्त, कर्मानुष्ठान, अवस्था, कर्म भावना, फल भावना, प्रच्छन्न। देखिए 4-5 पंक्तियां हैं और उनमें इतने अधिक संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो भाषा को प्रौढ़ता प्रदान करना, एक परिष्कृति प्रदान करना, प्रांजल रूप प्रदान करना शुक्ल जी का उद्देश्य रहा। भाषा का एक आदर्श प्रस्तुत करना निबंधकारों के सामने, और इसीलिए वे विषय के अनुरूप, भाव के अनुरूप संस्कृत शब्दों का, फारसी अरबी के शब्दों का, अंग्रेजी के शब्दों का बिना किसी प्रयास के
एक स्वाभाविक रूप से प्रयोग करते चले जाते हैं और भाषा में प्रभावात्मकता और सजीवता लाने के लिए वे विविध प्रयोग करते हैं। क्रियापद का वाक्य के मध्य में प्रयोग करना, हालांकि गद्य में क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है, परंतु वाक्य में एक प्रभावान्विति लाने के लिए, उसकी प्रभाविष्णुता बढ़ाने के लिए वाक्य के मध्य में क्रियापद का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं हम मित्रों, कवियों को आकर्षित करने वाली गोप जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में विचरने के लिए सबसे अधिक अवकाश। अब विचरने के लिए क्रियापद है, इसको अंत में आना चाहिए था, परंतु एक प्रभाव शक्ति बढ़ाने के लिए, एक सजीवता लाने के लिए वे क्रियापद को मध्य में लाते हैं। इसी तरह से तुकदार वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जहाँ तुक मिलती है आपस में, जैसे इधर हम हाथ जोड़ेंगे उधर वे हाथ छोड़ेंगे, ये जो हाथ जोड़ेंगे और हाथ छोड़ेंगे, तुक मिलाने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि और तो, इनका नियोजन भी इस रूप में करते हैं कि वाक्यों में एक प्रभाविष्णुता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण देखते हैं इसका मित्रों हम, यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणति, शील है तो हर्ष पुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो दीनता, तुलसी के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्यमान है। तो ये देखिए यदि और तो का कितना सुंदर प्रयोग, एक कलात्मक प्रयोग, एक काव्य गुण से युक्त करके शुक्ल जी प्रस्तुत करते हैं। शुक्ल जी स्वयं भी कवि रहे हैं, हालांकि कविता के क्षेत्र में उनका उतना नाम नहीं हो पाया जितना आलोचक के रूप में, इतिहासकार के रूप में, कोशकार के रूप में, निबंधकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई, परंतु उनकी गद्य में भी एक काव्यात्मकता दिखाई देती है। यदि और तो के प्रयोग से वो भाषा को एक सजीवता प्रदान करते चले जाते हैं। इसी तरह से इनकी भाषा मुहावरेदार रही है, काव्यात्मक रही, अनुप्रासिक गद्य से युक्त रही है। उसमें हमें अनुप्रासात्मक सौंदर्य दिखाई देता है, काव्यात्मकता दिखाई देती है। जहां भी अवसर मिलता है वे मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में लाक्षणिकता बढ़ जाती है। उनका एक प्रसिद्ध निबंध है लज्जा और ग्लानि। इस निबंध की हम पंक्तियां देखते हैं, कैसे उन्होंने काव्यात्मक प्रयोग किया है, कैसे उसमें अनुप्रासकता मिलती है। आंख खुलने पर जो आंख खोलने वालों को ही देख सके, उनकी आंख की दुरुस्ती में बहुत कसर समझनी चाहिए। अपमान या हानि की जो ग्लानि उस अपमान या हानि तक ध्यान को ले जाए, उसके कारण तक न बढ़ाए, वह बुराई के मार्ग पर चल चुकने वालों का थोड़ी देर के लिए पैर थाम या बल तोड़ सकती है, पर उसका मुंह दूसरी ओर मोड़ नहीं सकती। आंख खुलना और आंख खोलना दो मुहावरों का एक साथ प्रयोग हुआ है। आंख दुरुस्त होना, देखिए अभी मैंने कहा था कि वे अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देखिए दुरुस्त शब्द आया, कसर शब्द आया। तो इस तरह से वे भाषा में विषय के अनुरूप, भाव के अनुरूप शब्द चयन करते हैं। उनकी वाक्य संरचना काव्यात्मक भी है और उसमें एक आनुप्रासिकता का सौंदर्य भी दिखाई देता है। मुहावरों का प्रयोग करते चले जाते हैं जो पाठकों में एक आत्मीयता का संबंध, एक सरसता का संचार कर देता है। इनके भाषा में लाक्षणिकता अधिक दिखाई देती है। लाक्षणिक प्रयोग, शब्द की तीन शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। निबंधों में अधिकांशतः तो अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, पर जहां व्यंग्यित करना हो वहां लाक्षणिक शब्द शक्ति का, लाक्षणिकता का प्रयोग
अधिक प्रभावशाली होता है। लोग किस तरह से स्वार्थी वृत्ति के हो गए हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। लोभ और प्रीति निबंध में लोभ के विषय में जब वे बात करते हैं कि लोभ के कारण कैसे स्वार्थ वृत्ति हावी हो गई है, उस पर एक व्यंग्य करते हुए, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं, लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गए। धीरे धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि में, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, वे भी रुपए पैसे की दृष्टि से होने लगी। आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं। देखिए कितना जबरदस्त व्यंग्य कर रहे हैं। लोक भाषा के शब्दों को ले रहे हैं, ठीकरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठठरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो समय जब सभ्यता का विकास हो रहा था और उस समय वस्तुओं का विनिमय करने के लिए मुद्राएं बनाई गई, तो उस मुद्रा जब लक्ष्मी की मूर्ति धातुमय हो गई, अर्थात मुद्रा का विकास होने लगा, तो कैसे उसके कारण स्वार्थ की वृत्ति बढ़ गई। राजधर्म पीछे छूट गया, प्रेम धर्म पीछे छूट गया, तो धर्म पीछे रह गया और सिर्फ रुपये पैसा ही आगे रह गया, सिर्फ वणिक धर्म ही शेष रह गया। राजधर्म समाप्त हो गया, अन्य सभी धर्म समाप्त हो गए, केवल मानव धर्म समाप्त हो गया, केवल वणिक धर्म शेष रह गया। तो ये भाषा में लाक्षणिकता हमें लोभ और प्रीति निबंध में ही नहीं, इनके अनेक निबंधों में दिखाई देती है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं निबंधों की शैली को लेकर के। अक्सर विद्यार्थी भाषा और शैली का अंतर नहीं समझ पाते। भाषा में हम देखते हैं वे किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्द चयन कैसा है, वाक्य संरचना कैसी है, शब्दों की परिष्कृति किस रूप में हुई है, जिसकी चर्चा अभी हमने आपके सामने रखी। अब हम बात कर रहे हैं निबंधों की शैली। आधुनिक काल में जब निबंध लेखन प्रारंभ हुआ तो प्रारंभिक स्थिति में शैली पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, पर जैसे जैसे निबंध विधा विकसित होती चली गई, उसकी शैली पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और आचार्य शुक्ल जी ने विविध शैलियों का प्रयोग किया है और उनके व्यक्तित्व के अनुकूल ही उनकी निबंध शैली भी संयमित, तर्कपुष्ट, समास प्रधान, पारिभाषिकता से युक्त और व्यंग्य गर्भित और महिमा मंडित है। विषय के अनुसार वे शैली में परिवर्तन करते चले जाते हैं। कहीं वे व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, कहीं विवरणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, कहीं तार्किक शैली का प्रयोग करते हैं, कभी लाक्षणिकता का प्रयोग करते हैं, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न शैलियों का प्रयोग करते हैं और शुक्ल जी के निबंधों की एक विशेष शैली है जिनका प्रारंभ ही शुक्ल जी ने किया और परवर्ती निबंधकार भी उसका अनुकरण करते हैं। वे है समास और व्यास शैली। समास शैली में होता है कि सूत्र रूप में कोई बात कह दी जाती है और फिर उसको विस्तार प्रदान किया जाता है, उसको विस्तार दे दिया जाता है। और सूत्रात्मक रूप में बात करना, सूत्रात्मक रूप में कहना, ये शुक्ल जी की विशेष शैली रही। जैसे उन्होंने कहा, हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। कविता क्या है? निबंध में जब वे पहले प्रारंभ में कविता की परिभाषा एक सूत्र रूप में दे देते हैं कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता। तो सूत्र रूप में एक बात कह देना और फिर उसको विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से, साहित्य के विभिन्न उदाहरणों से, दृष्टांत दे करके या अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से या प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से व्यास शैली में विस्तार करते चले जाते हैं, उसको स्पष्ट करते चले जाते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, ये एक सूत्र दे दिया, फिर इस सूत्र का विस्तार करते हैं। ऐसे ही जब वे कहते हैं वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है,
श्रद्धा और भक्ति निबंध में वो कह देते हैं श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इस तरह से समास शैली में सूत्र रूप में पहले एक पंक्ति दे देते हैं, एक परिभाषा दे देते हैं और फिर उसे विभिन्न दृष्टियों से, तर्कपूर्ण दृष्टि से समझाते चले जाते हैं, उसकी व्याख्या करते चले जाते हैं। और जब वे उसकी व्याख्या करते हैं तो वे इस रूप में करते हैं, उनमें उनका एक अध्यापकीय गुण भी दिखाई देता है। जैसे एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक व्यास शैली का प्रयोग करता है, इसी तरह से शुक्ल जी भी, क्योंकि काशी विश्वविद्यालय में एक लंबे समय तक अध्यापन कार्य भी किया, वहाँ के अध्यक्ष भी रहे, तो सूत्र रूप में पहले एक बात कर देना और फिर उस सूत्र को व्यास शैली में स्पष्टीकरण करते चले जाना। तो ये एक शैली इनके निबंधों में हमें दिखाई देती है। एक अन्य शैली है आगमन निगमन शैली। आगमन निगमन शैली दोनों परस्पर विपरीत शैलियां हैं। एक होता है कि पहले सूत्र दे देना और फिर उस सूत्र का विस्तार करते चले जाना, उसको समझाते चले जाना, ये एक शैली है। और दूसरा होता है पहले विस्तार से समझा देना, पूरे उदाहरणों के साथ, प्रसंगों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से, या साहित्य में उनके जिस प्रकार से प्रयोग हुए हैं उनको सामने रखते हुए विस्तार से चर्चा करते हैं और अंत में कह देना सारांश ये है, सार ये है, संक्षेप में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं। तो ये आगमन और निगमन शैलियां हैं जिनका प्रयोग शुक्ल जी अपने निबंधों में प्रस्तुत करते चले जाते हैं। एक और समास और व्यास शैली का प्रयोग करते हैं और दूसरी ओर आगमन निगमन शैली का भी प्रयोग वे अपने निबंधों में करते हैं। उनका बड़ा प्रसिद्ध निबंध रहा श्रद्धा और भक्ति निबंध। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा किस रूप में होती है, उसके कौन कौन से पक्ष हैं, भक्ति क्या है, श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है, इस बात को वो पूरा जब स्पष्ट कर देते हैं, बता देते हैं, तो अंत में फिर कह देते हैं सारांश ये है, निष्कर्ष ये है। तो हम श्रद्धा और भक्ति निबंध से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो उनकी आगमन शैली का उदाहरण है। पहले उन्होंने श्रद्धा को, भक्ति को स्पष्ट कर दिया और फिर लास्ट में कह देते हैं सारांश ये है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों में होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों को व्यक्ति द्वारा, एक में कर्म प्रधान है और दूसरे में व्यक्ति। तो श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, दोनों को पहले स्पष्ट कर दिया था। अब यहाँ वे उसका बिल्कुल सार रूप में बताते हैं कि श्रद्धा में कर्मों से दृष्टि होती हुई श्रद्धेय। श्रद्धा का भाव तभी जागृत होता है जब हम श्रद्धेय व्यक्ति के कर्मों को पहले देख लेते हैं। हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव तब जागृत होता है जब हम उनके श्रेष्ठ कर्मों को देखते हैं। पर प्रीति इससे विपरीत है। प्रेम जो है पहले हो जाता है, हम कर्मों पर दृष्टि बाद में जाती है, कर्म बाद में देखते हैं। श्रद्धा एक निष्ठ नहीं होती, प्रीति एक निष्ठ होती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, ये श्रद्धा की बात कर रहे हैं। दूसरे में कर्मों को व्यक्ति द्वारा, ये प्रेम की बात कर रहे हैं। तो एक में कर्म प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति प्रधान है। तो इस तरह से सारांश रूप में वे अपनी बात कह जाते हैं। और निगमन शैली, उसमें वो सूत्र रूप में पहले कथन कह देते हैं, फिर बाद में उसका विस्तार करते हैं। जैसे कह दिया श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, फिर इसको स्पष्ट करते हैं उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से। ऐसे ही शुक्ल जी अपने निबंधों में तर्कपूर्ण वैज्ञानिक विवेचन विश्लेषण शैली का भी प्रयोग करते हैं, जो शुक्ल जी के सैद्धांतिक निबंध रहे।
जो काव्य शास्त्र से संबंधित निबंध रहे, उनमें केवल उन्होंने परंपरा का अनुपालन ही नहीं किया, अपितु तार्किक दृष्टि रखते हुए उनका वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है। साधारणीकरण को लेकर, रसबोध की स्थिति को लेकर के, रसावस्था की स्थिति को लेकर के, कि रसाभास क्या है और रस की स्थिति क्या है, ये भी पूरा वैज्ञानिक विवेचन विश्लेषण करते हुए। तो इसीलिए इनके निबंधों को सामान्य पाठक नहीं पढ़ सकता। पाठक में भी उतनी ही सजगता, एक चिंतन दृष्टि होनी चाहिए, तभी वे उन निबंधों की भाषा को समझ पाएगा। और निबंध की जो एक विवेचन परक दृष्टि है, जो एक विश्लेषण परक दृष्टि है, और जो चिंतनगत मौलिकता है, जो शुक्ल जी के निबंधों की खास विशेषता है, वह पाठक के लिए तभी ग्राह्य हो पाती है जब पाठक उस स्तर तक पहुंचता है, जब वह उस स्तर तक उसको ग्रहण कर पाता है। ऐसे ही निबंधों में वे अनुप्रासात्मक शैली का भी प्रयोग करते हैं, जो निबंधों में रोचकता, सरसता ले आता है। हम एक उदाहरण देखते हैं, हम हैं, हम समझते हैं और हम चाहते हैं कि हम रहें। ये देखिए, हम का प्रयोग अनुप्रासात्मक शैली है। ऐसी अवस्था में हम अपनी स्थिति रक्षा संबंधी भावों को परम अवस्था पर पहुंचाकर ही परम भावमय की भावना करेंगे। हम उसे धर्ममय, दयामय, प्रेममय मानेंगे, और ये प्रेम उसी रूप का होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से गद्य की बौद्धिकता को दूर करने के लिए, उसको एक सरस बनाने के लिए, पाठकों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए शुक्ल जी अनुप्रासात्मक शैली का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही व्यंग्यात्मक शैली का, जो हमने लाक्षणिकता में बात की, उसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेम हिसाब किताब नहीं है, हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर मिल सकते हैं पर प्रेम करने वाले नहीं। तो इस तरह से विभिन्न शैलियों का प्रयोग शुक्ल जी अपने निबंधों में विषय के स्पष्टीकरण करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, अभी आज हमने इस व्याख्यान में आचार्य शुक्ल जी की निबंधों की भाषा शैली पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम नवीन विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।